सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड का पार्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, किस चीज़ के बारे में हमें बताती है और इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि वीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बात ये आती है कि इसका नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों है। तो हम ही जानते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल से मतलब किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल, यानी किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में कंप्लीट मतलब जिस शेल में भरे जाते हैं वो उसका आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जिन्हें एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने फर्स्ट शेल में कर दिए, बाकी के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिलअप कर देंगे। तो अब कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भरे गए, सेकंड शेल में, तो यही इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल, और इसे ही वैलेंस शेल भी कहा जाता है। तो अब ये कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग में ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी पे बेस्ड एक थ्योरी प्रपोज्ड की गई है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हमने ये देख लिया कि वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है। अब देखते हैं ये थ्योरी किसने दी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन द्वारा प्रपोज्ड की गई थी। यानी हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज्ड की थी, इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद पॉलिंग ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करके आगे इसको इम्प्रूव किया था। अब बात आती है कि वीबीटी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीबीटी में हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर एक डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। पर एक्चुअल में ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ऑर्बिटल का इनमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, जो कि हिटलर एंड लंदन ने दी थी। इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में यानी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बात आती है ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान रखना ऑर्बिटल का नाम हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिटल में। तो बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पूरी तरह से आपस में मिल जाना ओवरलैपिंग कहलाता है। अब ओवरलैपिंग कौन करते हैं, ऑर्बिटल्स करते हैं। कैसे होती है, तो इसके लिए कुछ पोस्टुलेट दी गई थी, जिसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट है overlapping of
atomic orbitals of two atoms results in the formation of covalent bond. अब हमने ये तो देख लिया कि ओवरलैपिंग क्या होती है, बट अब हम ये देखेंगे कि दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ऐसी क्या नेसेसरी कंडीशन है जिससे दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर सके। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इस लाइन का मतलब है कि जब दो हाफ फिल्ड यानी आधे भरे हुए ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब कंडीशन पता चल गई। ओवरलैपिंग के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही क्यों ओवरलैपिंग करते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्यों ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑर्बिटल है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एस ऑर्बिटल, यहाँ पर दूसरा एस ऑर्बिटल जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है, फुली फिल्ड है। अब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तभी करेगा जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तो ऑर्बिटल पहले से फुल फिल्ड हो चुका है, अब ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो ओवरलैप करके एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब एक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी ओवरलैपिंग के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, यानी सेकंड पोस्टुलेट क्या है, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग atomic orbital must have unpaired electron with opposite spin ठीक है। ये तो पता चल गया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें, इसके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड यानी आधा भरा हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग के लिए, सेकंड कंडीशन ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, तो उसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग के लिए कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी कैसा, विद अपोजिट स्पिन। जैसे ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से कंडीशन है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ये। अब यहाँ पर ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग में हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे बट उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होना चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे कि एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तभी उन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और जब ओवरलैपिंग होगी तभी उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी हमें कंडीशन क्या पता चल गई कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए,
सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल के पास, और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल should have same sign। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन सेम होना चाहिए, इससे क्या मतलब हो सकता है, तो देखिए हम ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक तरह के वेव है, तो ऑर्बिटल भी कैसे काम करते हैं, एक वेव की तरह काम करती है, यानी एक वेव है, और वेव को यानी तरंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस टाइप से, ऊपर वाली वेव को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे वाली वेव को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड पोस्टुलेट कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के लिए एक ये कंडीशन भी जरूर है कि जो दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो उनका दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम, यानी प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगी, माइनस माइनस वाले के साथ ओवरलैप करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस माइनस हमने यहाँ पर साइन लगा दिए। अब दोनों पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे कब, जब दोनों सेम साइन वाली लॉब्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो जब ये दोनों प्लस प्लस यानी सेम साइन की ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग के लिए एक और कंडीशन क्या आ गई कि ओवरलैप होने वाले दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। तो ये हमने देखी अभी 3 कंडीशंस, बाकी के देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है, ड्यू टू ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between two bonded atom is to increase। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रही है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो उस दौरान जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, जैसे यहाँ पर ये कोई दो हमने s ऑर्बिटल ली, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए तो हमने यहाँ पर स्पिन को अपोजिट कर दिया। अब जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बॉन्डेड एटम यानी दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए ना। तो उस फोर्थ पोस्टुलेट ही कहती है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग यानी ओवरलैपिंग की वजह से दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आती है फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग द मॉलिक्यूल gains stability। अब बात ये आती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग क्यों करती हैं, क्योंकि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है, अगर किसी भी एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है, तो
किसी एटम की एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों ने पेयरिंग कर ली तो पेयरिंग करने से इलेक्ट्रॉन बन गया और बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो एनर्जी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो तो ओवरलैपिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमने 5 पोस्टुलेट देखी जो हमें ये बताती है कि वीबीटी किसने दी। तो पहली बात है वीबीटी दी थी हिटलर एंड लंदन ने। क्या बताती है वीबीटी, तो वीबीटी बताती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बात करते हैं वो मेन 5 पोस्टुलेट जो बताते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है। ओवरलैपिंग के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए। सेकंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी विथ अपोजिट स्पिन, यानी अपोजिट स्पिन के साथ, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड पोस्टुलेट थी कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट पोस्टुलेट थी कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि ओवरलैपिंग करेंगी तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। एंड लास्ट है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने के कारण मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग मेनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। देखिए एक्सियल या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग क्या होती है, ये रहा एक s ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा s ऑर्बिटल। वी नो दैट s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो इसका ना तो कोई हेड पार्ट है ना कोई एक्सियल पोजीशन है, तो ये किसी भी साइड से ओवरलैपिंग कर सकता है। तो जब दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना हेड ऑन हेड या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर दो s ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की है तो इसे बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करें तो अब देखिए p ऑर्बिटल है, ये इनका हेड पोर्शन है। p ऑर्बिटल ऐसे तो बनाते हैं ना अपन, तो ये तो इनकी हेड पोजीशंस होती हैं और ये इनकी साइड पोजीशंस होती हैं। तो हेड ऑन हेड या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ऑर्बिटल की हेड पोजीशंस, दोनों हेड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, यानी ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियल पोजीशन से होती है। तो जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलेंगे पी ओवरलैपिंग। तो क्या दो s या फिर दो p ऑर्बिटल ही हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं? और क्या सिर्फ ये दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, s और p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो थर्ड हम देखते हैं, एक s ऑर्बिटल रहा और एक p ऑर्बिटल रहा। तो जब s और p दोनों की ही एक्सियल पोजीशन यानी हेड
पार्ट आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि हेड ऑन हेड या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का हेड पार्ट यानी एक्सियल पोजीशन आपस में ओवरलैपिंग करती है तो उसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है। और कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो एस एस ऑर्बिटल कर सकते हैं, पी पी ऑर्बिटल कर सकते हैं और एस पी ऑर्बिटल कर सकते हैं। अब आती है सेकंड, आता है साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ये इसकी साइड ये इसकी साइड, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ये तो है एक्सियल ओवरलैपिंग, ये एक्सियल पार्ट ये एक्सियल पार्ट, ये दोनों हेड पार्ट है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं तो वो तो है एक्सियल ओवरलैपिंग। बट अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं कोलेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो क्या एस ऑर्बिटल कर सकते हैं? नो। पी ऑर्बिटल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब तो पी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे हम बोलते हैं साइड वाइज। ये दो पी ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग। और इस टाइप की ओवरलैपिंग से कितने बॉन्ड बनते हैं? दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ, क्योंकि दोनों पार्ट आके आपस में जुड़ेंगे ना, तो एक यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और एक यहाँ, यानी टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? दो। दैट मीन्स साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हम जानते हैं पाई यानी डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब किस किस में हो सकती है? तो पी पी में हो सकती है और पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है। तो ये तो पी ऑर्बिटल रहा और ये डी ऑर्बिटल रहा। तो पी और डी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होने वाली ओवरलैपिंग भी कौन सी होगी? साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करे वो तो है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैपिंग करें तो इसे बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे बनने साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होता है। और पी पी के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई जाती है और पी डी के बीच में पाई जाती है। ये हमने इसके अलावा डी डी के बीच में पाई जाती है। जब दो डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इनके बीच की ओवरलैपिंग को भी कोलेटरल ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो ये हमने देखी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स में क्या क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस इनमें पाया जाता है। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज पाई बॉन्ड।
बॉन्ड होता है। Whereas पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? एक डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। ठीक है। सेकंड बात आती है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है? तो पाई बॉन्ड बनता है कोलैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग से। थर्ड डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और डबल यानी पाई बॉन्ड वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। अब जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? उतनी ही ज्यादा। तो सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या चाहिए होती है? ज्यादा चाहिए होती है। यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी कम लगती है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, तो ये इजीली टूट जाता है। तो ये हमने देखा सिग्मा बॉन्ड, ये देखा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखें। एक बात और ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल यानी अकेला बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड 2-3 हो सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। हम ओवरलैपिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्या होगा ओवरलैपिंग पढ़ने से? तो ओवरलैपिंग हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उनके बीच का बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मोर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पहले पूरा देख लो इसको। मोर ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ में उतनी ज्यादा नहीं, उतना ही मजबूत बॉन्ड बनाए। और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है एस में। आप यू देख लेना थोड़ा सा कि अब क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कोई ऑर्डर लिख के दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ पर ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या होगा या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो उसके लिए हम यू देख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट
विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा, चेक एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल की फर्स्ट शेल, सेकंड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल। इफ n is similar then check directional property। जैसे 1s 2s 2s और 3s। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, तो जिसमें n की वैल्यू सबसे कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा 1s, यानी सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगी? 1s में। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा शेल होता है? 1, n इज इक्वल टू 1, और उसके बाद में n इज इक्वल टू 2। तो जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतनी ज्यादा उनके बीच में क्या होगी? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू फाइंड आउट विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, आपको ऐसे एग्जाम्पल देते पूछे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखना आपको सबसे पहले चेक करनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू जितनी कम, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग। बट अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए कि 1s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, 2s के बीच में हो रही है, एंड 2s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अब ऑर्डर बताओ ओवरलैपिंग का, या फिर ऑर्डर बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले चेक n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये बनेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो यही आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू सेम आ जाए तब आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चेक करनी है। ध्यान रखना s, इसको 2p कर देते हैं, चलो 2s, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि s के कंपैरिजन में sp की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में इन दोनों में सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किसकी होगी? सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है ना sp का। ध्यान रखना s की कंपैरिजन में sp की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि s की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, s तो स्फेरिकल है, बट p तो डम्बल शेप है ना, p की तो एक प्रॉपर डायरेक्शन है। तो जैसे ही s के साथ p ऑर्बिटल आ जाए, ठीक है, और p के साथ s ऑर्बिटल ओवरलैप कर ले, तो दोनों कंडीशन में ही डायरेक्शनल कैरेक्टर इन्हीं का ज़्यादा होता है, s और p का कंपेयर टू s। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी 2s 2p के ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा इनमें होगी, और सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी इन्हीं में बनेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग इसमें होगी, देन सेकंड नंबर पे इसमें, और थर्ड नंबर पर इसमें। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है? पहले n की वैल्यू चेक कीजिए और उसके बाद में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर n की वैल्यू कम है तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग उसी में, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही बनेगा। और अगर n की वैल्यू सेम आ जाती है तब आपको चेक करना है डायरेक्शनल।
एस एस या पी पी की कंपैरिजन में एस पी ऑर्बिटल ज़्यादा डायरेक्शनल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा ओवरलैपिंग करेंगे दोनों ऑर्बिटल और मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट और ओवरलैपिंग के कुछ कंसेप्ट्स। अब बात आती है कि क्या वीबीटी सफल हो पाई अपने इस कंसेप्ट पे? तो वीबीटी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई क्योंकि वीबीटी ने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बताई किसी मॉलिक्यूल की। इसके अलावा वीबीटी जो थी वो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बता पाई थी और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उनके बारे में भी कंप्लीटली नहीं बता पाई, इसलिए वीबीटी फेल हो गई। तो ये हमने देखा वीबीटी और उसके कुछ कंसेप्ट्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।